तो दोस्तों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये को फाउंडर हैं और लीड डिज़ाइनर हैं नॉर्डिंग हेड्स गेम्स के, जिन्होंने राजी गेम को डेवलप किया है। जितने लोग नहीं जानते थे ध्यान से सुन लीजिए। और इनका नाम है मिस्टर अविचल सिंह। तो अविचल, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा वेलकम। अविचल, आप कैसे हो? थैंक यू लियोन एंड आपके चैनल पे आने का अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। मैं काफ़ी अच्छा हूँ एंड गेम रिलीज़ हो गया है तो काफ़ी रिलीव्ड फील हो रहे हैं हम लोग। थोड़ा-सा स्ट्रेस कम हुआ है, ओके। तो अच्छा लग रहा है अभी। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं विशाल। ओके, बहुत सारे सवाल गेम को लेकर, गेम जर्नी को लेकर, किस तरह ने आप लोगों ने बनाया ये गेम। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि ऑरस राजी जो कैंपेन चला था, उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने लाइव स्ट्रीम की, राजी गेम की। हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ऑडियंस का जो व्यूअर्स थे, उन लोगों ने एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मतलब जितना उम्मीद था उससे दुगना तिगुना रिस्पॉन्स मिला था हम लोगों को। तो एक काम करूंगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रखूंगा इंटरव्यू, और मैं आपसे क्वेश्चंस पहले गेम के रिगार्डिंग पूछ सकता हूँ, उसके बाद फिर कुछ कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, गेम ने कैसा किया, तो वो सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? श्योर, श्योर। एंड तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने बोला, जो रिस्पॉन्स 2 गुना 3 गुना था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था, इंडियन यूट्यूबर कम्युनिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है एंड ऐसा ही सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहूँगा मैं बाकी इंडियन इंडी गेम्स की तरफ। सो काफ़ी अच्छा लगा देख के इस तरह का सपोर्ट और उसकी तरफ से एंड जो बाकी यूट्यूबर कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि राजी गेम का आइडिया आपको कैसे आया कि हमें राजी गेम बनाना है, उसका इस तरह के विजुअल्स होंगे, इस पर बेस्ड होगा, ये कहाँ से आया? सो राजी गेम का आइडिया स्टार्ट होता है 2014 में 31 दिसंबर 2013 को एक्चुअली, जब मैं जैसलमेर में था एक छोटी सी ट्रिप के लिए हम्म। अपने दोस्तों के साथ। तो मैं एक जगह पे था जिसका नाम है पटवो की हवेली, ओके। और उस हवेली का आर्किटेक्चर है अर्ली 18 सेंचुरी से। तो वहाँ पे मैं जब था तो मेरे सामने एक पिक्चर थी जिसमें कोई वायर नहीं थे, लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट वो आर्किटेक्चर था। और मैं 2013 में मैं एक गेमर से गेम डेवलपर की जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहा था। 4 साल का कोर्स था हमारा, डिग्री, जो मेरे को मास्टर्स इन गेम डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने ली थी, जो 14th में मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो उस टाइम पे एक ट्रांज़िशन हो रहा था दिमाग में कि ये चीज़ जो दिख रही है मुझे सामने, ये एक वीडियो गेम में क्यों नहीं है? और इसको वीडियो गेम में होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही उसके आश्चर्य में था कि इतना सुंदर आर्किटेक्चर है पूरे जैसलमेर का, जो भी मिडवल टाइम से है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये एक थॉट थी जो दिमाग में रही उस टाइम। एंड ऑफ कोर्स मैं तो गेम डिज़ाइनर हूँ, लेवल डिज़ाइनर हूँ, और जो मुझे सामने दिख रहा है वो आर्ट है। ये लेके गया श्रुति घोष के पास, जो हमारी को-फाउंडर है एंड आर्ट डायरेक्टर है। एंड हम्म। श्रुति घोष को मैंने बोला कि ऐसा गेम शायद हमें इंडिया में बनाना चाहिए जो इंडिया को गेम डेवलपमेंट मैप पे रखेगा, और हम लोग को, और ये कॉमन गोल था एकदम, क्योंकि वो भी गेम डेवलपर है और वो तो बहुत सालों से है गेम इंडस्ट्री में। एंड उसने भी देखा है कि इंडिया पे गेम्स नहीं बनते हैं, तो हमारा एक कॉमन पैशन वहाँ पे था, जो और था गेम्स जैसे बैस्टियन, ट्रांजिस्टर, जो हम्म। सुपर जायंट गेम्स ने बनाए हैं। तो उनसे हम लोग बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अरे ये तो 8 लोगों ने बनाया है। और ऑफ कोर्स छोटी टीम में जितनी होती है उतने चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं, बट आपको एक फीलिंग आती है कि ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। उस तरह का इंस्पिरेशन लेके सुपर जायंट गेम से श्रुति घोष के पास में गया, और ये कॉमन थिंग थी। 2014 में ही ईएन मॉड, जो हमारे तीसरे को-फाउंडर हैं और हम्म। वो भी आर्ट डायरेक्टर हैं श्रुति घोष के साथ। तो हम लोग मिले, इस पे बात हुई, और कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम मैं निकल रहा था ज़िंगा के लिए, बैंगलोर में, जहाँ ओके। मैं 2 साल के लिए था। ईएन और श्रुति तो गेम लेक्चरर थे कॉलेज में। तो वो लोग वहाँ पे थे कुछ सालों के लिए, एंड श्रुति बाद में ईए हैदराबाद में थी। तो 2016 में स्टार्ट हुआ हमारा आइडिया थोड़ा कॉन्क्रीट होना, जब हम लोग, ऐसा हो गया था कि हम शायद ये कर सकते हैं। खुद के भी कॉन्टैक्ट्स थे कि कुछ काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो टैलेंटेड भी हैं, और हम लोग ऐसा प्रेज़ेंटेशन बना सके जिसमें थोड़ा-सा आपको ग्लिम्प्स
समझ में आएगा, थोड़ा-सा आपको दिखेगा कि ये क्या हो सकता है, इसमें पोटेंशियल है। ओके। और वो स्टार्ट हुआ, श्रुति घोष ने 2D स्केच बनाए थे पेपर हुँ, पे। उन स्केचेस में आपको दिख सकता है विज़न, और वो भले आर्टिस्टिक हो सिर्फ़, बट हम उसको ले गए अपने कुछ करीबी दोस्तों के पास जो गेम डेवलपर हैं या गेमर हैं, और उनसे हमने बोला कि आप, अगर ये गेम होता जो आपको पेपर पे दिख रहा है, तो क्या आप खेलते? तो सबका बहुत ही पॉज़िटिव रिएक्शन था, और हमने ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए उनको दिखाया था एज़ अ ओके। सरप्राइज़। हुँ, हुँ। ये भी नहीं बताया कि हम बनाने वाले हैं या बनाएँगे। और उसके बाद जो रिएक्शन मिला, उससे आई थिंक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर एक गेम कॉन्सेप्ट बनाया गया। उसमें अब आप पूछ रहे थे कि ये विजुअल्स कैसे आते हैं, तो पहला पहला स्टेप तो ये होता है, बहुत ही हाई लेवल पे एकदम अर्ली फेज़ में आप थोड़ा मूड बोर्ड्स बनाते हो। उसमें आप सारे इमेजेस डालते हो, तो उसमें ऑफ कोर्स राजस्थान का मिडेवल आर्किटेक्चर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि ये इंस्पिरेशन है हमारा। ओके, फिर इसमें अजंता, एलोरा केव्स, ये भी इंस्पिरेशन था हमारा। और बाद में जब ये एक्चुअल प्रोडक्शन में आया, तब तो आर्टिस्ट लोग बहुत इन डेप्थ जाते हैं इस चीज़ में, और वो प्रोसेस हमारा बहुत थोड़ा लेंदी भी होता है, लेकिन बहुत डिटेल्ड होता है। लिटरली आपको जो-जो लेवल दिख रहा है गेम में, हुँ, हुँ। हर जगह के लिए एक ऐसे एरो निकलता है, और ऐसे 6-7 इमेजेस रहती हैं। और श्रुति घोष, श्रेयस, अनिरुद्ध, इन तीनों ने प्रेज़ेंटेशन दिया था आईजीडीसी में, जो आई थिंक यूट्यूब पे लोगों को मिलेगा अगर वो ढूँढेंगे ओके, नैस्कॉम की यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें उसने समझाया कि प्रोसेस क्या था विजुअल्स अचीव करने का। तो ये सब था। और आप और भी पूछ सकते हो, वरना ये स्टोरी तो बहुत लंबी है। ओके, ओके। मतलब मेरा अगला क्वेश्चन इस गेम को बनाने की जर्नी पर था कि किस अच्छा। तरह का जर्नी रहा है इस गेम को बनाने में? क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये टफ़ रहा होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई होंगी और आप लोगों ने उसको ओवरकम किया होगा। तो वो कैसी जर्नी थी? आपने कितना एन्जॉय किया? इस बारे में बताएँगे आप? सो जर्नी स्टार्ट हुई पैशन से, और बहुत ही जल्दी हमें रियलाइज़ हो गया कि जितनी हमारी सेविंग्स हैं, हम अपनी सेविंग्स सब एक साथ लाए और टीम की। और हमें पता था हम इंडी हैं, तो इंडी का मतलब आप कुछ भी ऐसी लग्ज़रीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। और हमें ये भी पता था हम लोग के पास एक लिमिटेड टाइम है इसको करने का। तो उस लिमिटेड टाइम में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई किकस्टार्टर तक। तो किकस्टार्टर तक की जर्नी तो हमें काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही अर्ली प्री प्रोडक्शन जो फ़ेज़ होता है, जहाँ आइडियाज़ होते हैं और हुँ, बहुत ही आप एक्सपेरिमेंटेशन मोड में होते हो, वहाँ पे मज़ा आया। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ टाइम हमारा स्टार्ट हुआ किकस्टार्टर के बाद, बिकॉज़ किकस्टार्टर हमारा नहीं चल पाया और हमें कैंसल करना पड़ा, क्योंकि बेसिकली उस टाइम हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी मार्केटिंग की। और हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर आप इतना अमाउंट माँग रहे हो किकस्टार्टर पे, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और किसी एक्सटर्नल पीआर टीम जिसने ऐसे 3-4, 5-6 कैंपेन ऑलरेडी कर चुकी है वो, उनके साथ आपको टीम अप करना चाहिए, और फिर आप कर सकते हो ऐसा कैंपेन। तो ये लर्निंग जब तक हमें पता चला, इट वाज़ टू लेट। ओके, किकस्टार्टर ने बहुत बहुत सपोर्ट मिला हमें। हम मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। 2000 लोग थे ऑलमोस्ट जिनने बैक किया था हमें, और पीसी गेमर पे हमारे आर्टिकल थे, और जो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम हमारे लिए 2017 में। और किकस्टार्टर के बाद आई थिंक फाइनेंशियल जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि हमारा सारा सेविंग्स खत्म हो गया था किकस्टार्टर तक। तो उसके बाद ओके। बहुत ही टफ टफ डिसीजंस वाला टाइम आ गया था, बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था वो। और ऐसा भी वक़्त आया था, मैं हर दिन दर्जन ईमेल भेजता था पब्लिशर्स को। बहुत सारे पब्लिशर्स हमें इंटरेस्ट दिखाते थे, बट क्योंकि हमारी टीम ने गेम नहीं बनाया है इससे पहले, हुँ, और हुँ। हम अनटेस्टेड हैं, मतलब वो अपना पैसा नहीं बेट कर सकते हम पे, तो यहाँ ओके, पे बात आके रुक जाती थी। और कोई भी आपको ये डायरेक्टली नहीं बताएगा, तो जो भी गेम डेवलपर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है कि क्यों रिजेक्ट हुए, और सब सब कुछ पॉजिटिव रहता है और एंड में आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये भी एक नई चीज़ थी जो आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और फिर एंड में नो मिल जाता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था जो काफ़ी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर श्रुति घोष को एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा हमारी टीम के लिए, कि उनकी एक प्रॉपर्टी थी कोलकाता में, उनका अपार्टमेंट। तो जी, वो उनकी और इकलौती प्रॉपर्टी थी, तो उनको वो बेचनी पड़ी। जी। एंड उसको बेचने की वजह से ही हम कुछ महीने और सस्टेन कर पाए, और उसकी वजह से हम अनरियल डेव ग्रांट मिल पाया हमें। अनरियल डेव ग्रांट की वजह से हम कुछ और महीने चल पाए, और फाइनली अक्टूबर
2018 में हमें पब्लिशर डील फाइनल हुई हमारी सुपर डॉट कॉम के साथ। तो ओके, 2017 दिसंबर से अक्टूबर 2018 तक इतना टाइम हमें लग गया फंड्स ढूँढने में, और उस टाइम गेम डेवलपमेंट हमारा पूरा ऑलमोस्ट निल था, क्योंकि सारी एनर्जी, सारा फ़ोकस इसमें जा रहा था, और ये बहुत हार्ड है, और मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि सबसे हार्ड थिंग आप करेंगे अगर गेम डेवलपमेंट में एज़ अ इंडी, एज़ अ न्यूकमर, तो वो ये है कि आपको पैसा ढूँढने में, अपने फंड करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, और ये आई थिंक आज भी ट्रू है। एंड उसके बाद तो हम लोग को पब्लिशर मिल गया, उसके बाद हम लोग प्री प्रोडक्शन किया, और हमने 18 महीने में जो गेम लोग खेल रहे हैं, 18 महीने में हमने उसको बनाया है अभी। और तो मतलब फिर निंटेंडो इंडी वर्ल्ड में भी हम सेलेक्ट हुए, तो काफ़ी हाईज एंड लोज रहे हैं हमारी जर्नी में। ओके, एंड बहुत अच्छी बात ये है कि हम लोग एक हाई पे एंड हुए हैं, जैसे स्टीम पे 94% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं प्लस 500 रिव्यूज़ में। करेक्ट, एंड हमें ऑलमोस्ट हर टॉप टियर मीडिया वेबसाइट ने कवर किया है, और जब राजी स्टार्ट हुआ था ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और निंटेंडो इंडी वर्ल्ड आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट टीम का यही था कि हम निंटेंडो इंडी वर्ल्ड पे सुपर जायंट गेम्स, जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके साथ हम लोग अपना गेम लॉन्च कर पाए। ओके, ओके। जो आपने बात बताई श्रुति जी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मैं जब राजी गेम के बारे में पढ़ रहा था, इसकी जर्नी के बारे में, तो उसमें भी मेंशन है इस बात का, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लोग इंटरव्यू में ये चीज़ डिस्क्लोज ना करें, इसलिए मैंने आपसे अलग से पूछा, और आपने अच्छा लगा मुझे कि आपने यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन किया, क्योंकि मतलब इतना बड़ा डिसीजन लेना तभी हो पाता है जब आपको अपनी टीम पर और अपने गेम जो आप बना रहे हो उस पर इतना भरोसा हो। ये अगर भरोसा ना होता तो शायद इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेता है। तो बात सही है, और भरोसा इसलिए भी था क्योंकि आप अगर देखेंगे जो प्रोटोटाइप बना है किकस्टार्टर का, वो 10 महीने में बना है, और वो 6 से 7 टीम मेंबर्स थे उस टाइम। ऑलमोस्ट 20 मिनट का गेम प्ले है, और उसकी ग्राफिक्स उस टाइम पे भी बहुत ही हाई लेवल पे थी, और बहुत लोग हमें बोल रहे थे कि ये गेम तो फिनिश हो गया है, और नहीं, हम लोग बोलते थे नहीं, ये सिर्फ डेमो है, जो आगे आएगा वो इससे बहुत बढ़िया होगा। ओके, तो आई थिंक वो एक टीम में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं हमारी, और टीम में हमेशा भरोसा था, क्योंकि हमने एक सारा डेमो पुल ऑफ किया था, वो बहुत बड़ी बात है। एंड टीम डिजर्व करती थी, प्रोजेक्ट डिजर्व करता था, तो ये डिसीजन हमें लेना पड़ा, वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक हमें पता था कि एक आप होप ही कर सकते हो ना कि एक के बाद एक चीज़ लाइन में आएगी, और आगे फाइनली हमें फंड्स मिलेंगे। तो थैंकफुली हमारे साथ वैसा ही हुआ, एंड हमें इस टाइम पे बहुत सारे फैंस और हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं टीम की तरफ से शुक्रिया करता हूँ। एंड उसकी वजह से ही हम लोग सर्वाइव कर पाए, एंड खुद का जो मोटिवेशन था और डिटर्मिनेशन थी कि गेम बनाना ही बनाना है और गिव अप नहीं करना है इतना दूर आके, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था जब ये सब डिसीजंस, टफ डिसीजंस वाला एक फेज़ आ गया था कि क्या आगे हम लोग गेम बना पाएँगे, या हमको अपने-अपने रास्ते चले जाना चाहिए। तो वो टाइम भी आया था हमारे प्रोजेक्ट में। तो मेरा अगला सवाल है, काफ़ी रिलेटेड है जो आपने जर्नी बताई, कि निंटेंडो पे पहले रिलीज़ करने का प्लान क्या इसी वजह से हुआ और फिर पीसी पर हुआ रिलीज़ करने का प्लान, या फिर ऐसा प्लान था कि दोनों साथ में होंगे, ऑडियंस का रिस्पॉन्स साथ में आएगा, या फिर कोई रीज़न था उसके पीछे? तो पहला पहला प्लान तो यही था कि सब सारे प्लेटफ़ॉर्म पे एक साथ रिलीज़ करेंगे, ठीक है? ओके, ओके, लेकिन हमें निंटेंडो ने अप्रोच किया, और निंटेंडो को हमारा गेम बहुत पसंद आया, और ये गेम निंटेंडो ने कब देखा था, एक इवेंट हुई थी रेस्ट नाम की, ओके, ईजीएक्स रेस्ट 2019 में। एंड वहाँ पे वो हमारी टीम से मिले थे निंटेंडो वाले, और वो बहुत बहुत बड़े फ़ैन बन गए थे हमारे गेम का। तो अरे उन्हें वाह! बहुत पसंद आई सेटिंग और गेम, और जब उनको हमारी टीम की स्टोरी पता चली वो भी उन्हें बहुत पसंद आई। और ये अपॉर्च्युनिटी इतनी बड़ी है, शायद बहुत लोग नहीं रियलाइज़ करेंगे। एक इंडी गेम के लिए, एक कंपनी के लिए जो अपना पहला गेम बना रही है, और स्पेशली इंडिया से, ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी थी जो आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग दे सकती है। तो हर हालात में हमारे लिए ये हाँ ही था, मतलब इसको हम मना नहीं कर सकते थे। तो ओके, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी टीम का शायद ये इवेंट ही था अभी तक, एंड रिलीज़। तो जब ये इवेंट आई हमारे पास, हमें आई थिंक उस टाइम ये कोविड सिचुएशन भी हो गया था, तो थोड़े से चैलेंज बढ़ गए थे, जो उस टाइम हमने रियलाइज़ नहीं करा, अब लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने
किस तरह काम किया था उस टाइम क्रंच करके, तो उससे हम कंप्लीट कर पाए थे अपनी डेडलाइन। तो निंटेंडो इंडी वर्ल्ड की वजह से ही हमें फिर डिसीजन लेना पड़ा कि पहले स्विच पे लॉन्च करेंगे और फिर पीसी और बाकी कंसोल्स पे। एंड इस तरह की इवेंट्स में बहुत वो रहता है कि आप एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं इस बारे में। तो पूरा सरप्राइज लॉन्च था, जैसे आपको पता होगा। करेक्ट। और इवन हमें नहीं पता था कि बाकी गेम्स क्या हैं हमारे साथ। तो ओके। वो रात बहुत इमोशनल थी हमारे टीम मेंबर्स के लिए, क्योंकि अपने डेब्यू गेम के साथ अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हो, तो आई थिंक बहुत कमेंडेबल था एंड टीम डिजर्व करती थी ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फीलिंग आई आई होप सभी लोगों तक पहुँचे ये फीलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अगर मैं बहुत ही गेम के स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो उसके कॉम्बैट सिस्टम को लेकर पूछना चाहूँगा कि जैसे जो मूवमेंट था कैरेक्टर का और जो कॉम्बैट सिस्टम आप लोगों ने बनाया, वो मोशन कैप्चर के थ्रू हुआ है या फिर कैरेक्टर लेवल पर था? तो मोशन कैप्चर नहीं किया है हमने बिल्कुल भी हुँ, अपने हुँ। गेम में। एंड वो एक कॉन्शियस डिसीजन था। पहले तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था उस जगह पे, और दूसरी तरफ हमारे जो 3D एनिमेटर हिमांशु, उनका प्रेफर्ड की फ्रेम एनिमेशन ही उनको प्रेफर्ड था। तो ओके, सारे एनिमेशन हैंडमेड हैं। एक प्रोसेस हमने फॉलो किया है कई एनिमेशंस के लिए कि हम खुद एक्टिंग करते थे एनिमेशंस की, ओके, और उससे रेफरेंस लेके हमारे एनिमेटर की फ्रेम से बनाए हैं। तो एक ये प्रोसेस था, और बाकी सारे एनिमेशंस सब हैंडमेड ही हैं, उसमें कोई मोकैप नहीं यूज़ हुआ है। ओके, ओके। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि इस गेम में बीच में कुछ-कुछ पार्ट में वॉल रनिंग थी, जहाँ पर हम लोग वॉल रन करते हैं, है ना? हुँ। और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। एज़ आप जब गेम खेल रहे होते हो तो गेम प्ले में एक बहुत अच्छा इमर्सिव गेम प्ले आ पाता है। लेकिन मैंने उस वॉल रनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं देखा गेम में। तो कोई रीज़न था उसके पीछे ना डालने का, या फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एंजॉय किया था वॉल रनिंग को। ऐसे गेम्स में अच्छा। वॉल रनिंग एक अलग लेवल होता है, तो वो मैंने बहुत मिस किया। तो कोई रीज़न था या फिर इसी तरह की डिज़ाइन थी? रीज़न तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा था, बट आई थिंक स्कोप से हम लोग लिमिटेड थे कि ओके, कितना बड़ा गेम बन सकता है, एंड थोड़ा पेसिंग में भी आ जाता है कि कितनी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्मिंग हो सकती है। तो शायद एक पॉइंट ये भी था कि अगर हम थोड़ा और डाल देते वॉल रनिंग या जो लेज हमारा प्लेटफ़ॉर्मिंग सेक्शंस है, हुँ, हुँ, तो शायद वो रिपिटेटिव लगने लगता, क्योंकि हम थोड़े लिमिटेड थे हमारे मैकेनिक्स और स्कोप की वजह से। हम और डेप्थ में नहीं जा पाए, बट तो हमें काम करना पड़ा था कि जो मैकेनिक्स हैं उसको इंटरेस्टिंग कितना बना सकते हैं। तो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, एंड मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूंगा। एंड ओके, वॉल्रन बहुत लोग को पसंद आया, क्योंकि हम आई थिंक बहुत लोगों ने स्पेशली इंडिया में प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसे गेम खेले हैं। करेक्ट। एंड हमारा इंस्पिरेशन भी प्रिंस ऑफ पर्शिया से आया था इन मैकेनिक्स का। एंड राजी का जो बैकग्राउंड है एक्रोबैटिक सर्कस परफॉर्मर, हुँ, हुँ, उसकी वजह से ही हमने ये डिसीजन लिया था प्लेटफॉर्मिंग ऐड करने का। तो किकस्टार्टर के डेमो में प्लेटफॉर्मिंग नहीं थी, और बाद में जब हमने प्लेटफॉर्मिंग ऐड की, तो एक नया लेवल खुल गया था हमारे लिए, सिर्फ प्लेटफॉर्मिंग के लिए नहीं बल्कि कैमरा एंगल्स के लिए भी। तो ओके, ओके। आई थिंक वो बहुत अच्छा टाइम था जब हम लोग ऐसा कर पाए थे। एंड एक अलग फीलिंग आ गई थी गेम में, पूरी डायनामिक कैमरा एंड प्लेटफॉर्मिंग, वॉल रनिंग। हुँ, ओके, ओके। आपने अभी बोला इंस्पिरेशन और कैमरा के रिगार्डिंग, तो मेरे अगले 2 क्वेश्चन ना इन्हीं के रिगार्डिंग हैं कि इंस्पिरेशन अगर बोला जाए तो आप जैसे मैंने जब ये गेम खेला था, मैं एक्चुअली मैं इसके 2 वॉक थ्रू कर चुका हूँ पूरे-पूरे, और मैंने ओके। दोनों बार बहुत एन्जॉय किया। मतलब मैं जब गेम कोई खेलता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको दोबारा खेलने का वो अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आप दोबारा खेलना चाहते हो। तो जब मैं पहली बार खेल रहा था, तो मेरा मेन मकसद गेम का एक्सपीरियंस देना था। जब मैंने दूसरी बार खेला तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं वो स्टोरीज जानता था और मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों ने वो पहला एक्सपीरियंस किस तरह से बनाया है, कि जब कोई पहली बार खेल रहा होगा और जो सेकंड बार खेलेगा तो उसके पास रिप्लेबिलिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए उस गेम में। जैसे अगर मैं इस गेम को अगर किसी से कंपेयर करना चाहता हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक जर्नी गेम की मुझे याद आई थी। जब मैं खेल रहा था तो जर्नी गेम को भी मैंने एज अ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लिया था, कि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और सेम राजी के साथ था कि जब मैं चल रहा था तो मेरे सामने विजुअल्स थे जो बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ कहानियाँ आ रही थीं जो एक अलग दुनिया में ले जा रही थी, जो बातें हो रही थी, जो कहानियाँ सुनाई जा रही थी। तो क्या जर्नी भी आपके इंस्पिरेशन में था, या फिर
आप कौन-कौन से गेम आप बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो कि वो भी इंस्पिरेशन में थे? सो जर्नी डेफ़िनेटली एक बड़ा इंस्पिरेशन है एंड स्पेशली श्रुति एंड इयन इन दोनों को जर्नी बहुत पसंद है ओके। एंड आई थिंक बाकी टीम में हमें पूरी टीम में हमें बास्टियन, ट्रांजिस्टर, लारा क्रॉफ्ट, गार्डियन ऑफ द लाइट, हुँ, हुँ। जर्नी, हाइपर लाइट ड्रिफ्टर और गॉड ऑफ वॉर, प्रिंस ऑफ पर्शिया और शैडो ऑफ मॉर्डर हुँ, और हुँ। इवन थोड़ा थोड़े लिमिट तक एक टाइम पे डार्क सोल्स भी हमें इंस्पायर कर रहा था स्टार्ट में प्रोजेक्ट के। ओके। तो इसके ऊपर मैंने ब्लॉग भी लिखा है जिस IndieDB पे हम ब्लॉग लिखते थे, शायद हमें फिर से लिखनी चाहिए और टाइम नहीं मिल पाया। एक टाइम के बाद हमारा पूरा टाइम सिर्फ डेवलपमेंट में जा रहा था एंड ब्लॉग व्लॉग लिखने का कोई टाइम नहीं था। ओके। तो जब हमने लिखा था वो ब्लॉग लोग पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस आई थिंक नाम है, हुँ, हुँ। पार्ट 1 हुँ, हुँ। कॉम्बैट का है। आई थिंक वो कॉम्बैट का है बट उसमें शायद जर्नी मेंशन्ड भी है एंड जर्नी इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि जर्नी का एनवायरनमेंट स्टोरी टेलिंग या जिस तरह वो कलर्स के साथ आपको रीइंफोर्स करते हैं जो आप फ़ील कर रहे हो और जिस तरह का एक रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, वो ये थोड़ी-थोड़ी पोर्ट्रे करने को हमने ट्राई किया है एंड स्पेशली आप अगर नोटिस करोगे तो 4th लेवल में। तो इन सब चीज़ों से इन सब गेम्स से जो मैंने अभी नाम लिए हम लोग इंस्पायर्ड थे मेनली। ओके, ओके। इंस्पिरेशन की बात हो गई, अब मैं कैमरे वाले क्वेश्चन पर आता हूँ कि इस गेम का जो कैमरा एंगल आप लोगों ने रखा है, जो बीच-बीच में चेंज भी होता रहता है, डायनामिक भी जाता है, तो वैसा करने का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन था या फिर आप इसे थर्ड पर्सन व्यू में बनाना चाहते थे कि सामने कैरेक्टर दिखाई पड़े और जस्ट पीछे कैमरा हो, या फिर फर्स्ट पर्सन में बनाने वाले थे? किस तरह का आपका था मतलब शुरुआती तो प्लान? हाँ, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि आइसोमेट्रिक स्टैटिक कैमरा रहेगा। हुँ, हुँ। तो समवॉट जो बेस्टियन में है और आप कह सकते हो हाइपर लाइट ड्रिफ्टर में है, हुँ, हुँ। जिसमें कैमरा बहुत रेयरली शायद चेंज होता है या तो नहीं करेक्ट। चेंज होता है, पूरा एक ही पर्सपेक्टिव में। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनके किकस्टार्टर डेमो में वैसा ही था। उसके बाद जब हमने कहा कि चलो हमें इस गेम को एक लेवल ऊपर ले जाना है, तो चलो प्लेटफ़ॉर्मिंग मैकेनिक्स सोचते हैं। जब वो ऐड किए तो कैमरा भी इवॉल्व करना बहुत नेसेसरी था और उसकी वज़ह से लेवल डिज़ाइन भी हमारा काफ़ी चेंज हुआ और ये सब काफ़ी अच्छे डिसीजंस थे, जिसकी वज़ह से हम लोग गेम आई थिंक बहुत डायनामिक कर पाए और ओपन कर पाए। तो कैमरा थर्ड पर्सन के अगेंस्ट हम लोग थे। आई थिंक टीम में एएन को थर्ड पर्सन बहुत पसंद है और वो चाहते थे। बट आप जैसे ही थर्ड पर्सन बोलते हो या फर्स्ट पर्सन बोलते हो, हुँ, स्कोप हुँ। जो होता है गेम का वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि इतने सारे डिटेल्स दिखने लगते हैं तो करेक्ट। आपको बहुत टाइम लगने लगता है टू टेक केयर जो आसपास के एसेट्स हैं और उनकी क्वालिटी है वो भी आपको एक स्टेप ऊपर ले जानी पड़ती है। हमारे एसेट्स बहुत अच्छे हैं बट थर्ड पर्सन में क्या होता है, आपके पास पूरा कंट्रोल है कैमरा का 360, आप पूरा रोटेट कर सकते हो। करेक्ट। उसकी वजह से अब आर्ट डिपार्टमेंट को जो पहले रिस्ट्रिक्टेड कैमरा एंगल्स में काम कर रहे थे कंस्ट्रेंट में कि हुँ, ये हुँ। सीन है, राजी ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, इतने में ही काम करना है। अब अगर थर्ड पर्सन होता तो इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और पीछे भी करना है। करेक्ट, और करेक्ट। उसमें स्कोप हमारा ब्लो अप हो जाता है और शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। तो वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि ये पहला गेम है हमारा और हम थर्ड पर्सन नहीं कर सकते और स्कोप आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है जब भी आप ऐसा थर्ड पर्सन कैमरा पे आप अगर गेम बनाने लगते हो। तो वो डिसीजन था और आई थिंक जब हमने ये जो डायनामिक कैमरा जो अभी राजी में है, जब हम लोग ने ये लिया तो हम हुँ, लोग हुँ। काफ़ी सैटिस्फाइड थे इससे क्योंकि हमने थीम ये रखी थी कि कैमरा जो है प्लेयर को लीड करेगा एंड कैमरा एक एम्फेसिस रखेगा कि इस बड़े यूनिवर्स और बड़े एनवायरनमेंट में राजी छोटी सी है और एक तरह से एको होगा कि एक मैसेज कि ये जो यूनिवर्स है और जो स्टोरी है उसमें राजी एक सिर्फ एक इंसान है करेक्ट। और छोटी बच्ची है और उसके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये माइंड में रख के हमने कैमरा अपना डिज़ाइन किया और पूरे पूरे गेम में कैमरा बॉक्सेस यूज़ हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांज़िशंस किए हैं। तो आप जो भी कैमरा देखते हो सारी वैल्यूज़ हाथ से डाली गई हैं और बहुत सारा इटरेशन है उसके पीछे। अरे बाप रे! एंड हाँ, तो ये सब चीज़ें करी हमने एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी खुश थे रिज़ल्ट से एंड आई नो बहुत लोगों ने थर्ड पर्सन कैमरा की डिमांड की है बट आई थिंक उनको थोड़ा आइडिया नहीं है कि थर्ड पर्सन गेम बनाना
बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आप सबसे बड़ी चीज़ होती है स्कोप। जैसे ही आपका स्कोप ब्लो अप होता है, आपकी टीम बढ़ानी पड़ती है, आपके फंड्स बढ़ाने पड़ते हैं, आपका डेवलपमेंट ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे लिए तो ये सब पॉसिबल नहीं था। ओके, ये एक छोटा सा चेंज तो है, लेकिन ये चेंज हर एक फील्ड में जितने भी पार्ट्स होते हैं गेम डेवलपमेंट में, आई थिंक वो सभी पर इफेक्ट डालेगा, इस वजह से ऐसा किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आप सोच लीजिए कॉम्बैट पूरा डिफरेंट होता हमारे करेक्ट, थर्ड करेक्ट, पर्सन में। करेक्ट। यूआई डिफरेंट करना पड़ता, क्या-क्या डिफरेंट करना पड़ता। पूरा डिफरेंट गेम हो जाता एक्चुअली। करेक्ट। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब कोई गेम खेलता हूँ इस तरह का, तो मैं एनवायरनमेंट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि वो कितना लाइव लग रहा है। जैसे कई बार गेम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं हमारे कैरेक्टर के ऊपर और हमारे आसपास की चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं वो ऐसा मूव नहीं कर रही होती हैं, तो हमें कभी फील नहीं आता है कि ये जो वर्ल्ड है जो हम देख रहे हैं ये लाइव वर्ल्ड है, हमें ऐसा फील नहीं आता है। तो जब मैं राजी खेल रहा था, मैंने अपने फर्स्ट वॉक थ्रू में और सेकंड वॉक थ्रू में भी इस बात को हाईलाइट किया था कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एक सीन में, तो मैं पीछे की साइड में अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, तो वहाँ पर भी चीज़ें मूव कर रही हैं। जैसे कोई फ्लैग भी लगा होगा ना, तो वही मूव कर रहा होगा। ये बहुत छोटी डिटेल होती हैं, लेकिन एज अ व्यूअर आप जब खेल रहे होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस वर्ल्ड में मतलब खो जाते हो। तो ये बहुत अच्छी डिटेल है जो मैं बहुत ही हाईलाइट करके इसमें भी बोलना चाहूँगा। नहीं, ओके। थैंक यू एंड इन डिटेल्स पे ही हमने हमने जानबूझ के काम किया है क्योंकि हमें पता है कि एक इमोशन देने के लिए आपको थोड़ा बिलीवेबल वर्ड बनाना पड़ता है। करेक्ट। तो उस हिसाब से ही ये सब चीज़ें ऐड ऐड की गई थी गेम में, जो पत्तियाँ गिर रही हैं और फ्लैग्स हिल रहे हैं और या वाटर में जो मूवमेंट है या नीचे या फ़ोलिएज मूव हो रहा है और या फिर जो फ़ायरफ्लाइज़ हैं या बटरफ्लाइज़ हैं, इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से आप यूज़ करके आप अपने एनवायरनमेंट को लाइफ़ दे सकते हैं। और ये हमारी एनवायरनमेंट टीम एंड टेक आर्ट टीम इन लोगों ने मिलके अचीव किया है। ओके, तो अब मेरा जो अगला सवाल है वो आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल है कि इस गेम में हिंदी लैंग्वेज क्यों नहीं डाली? आपने हिंदी डबिंग क्यों नहीं कराई? आई नो आपने सबटाइटल डाले हैं हिंदी में, जो वाकई में बहुत सारे लोगों को काफ़ी इफेक्टिव लगा, हुँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेम हिंदी डबिंग में होता तो ऑलरेडी इतना सपोर्ट मिला है राजी को, आई थिंक सपोर्ट इंटू 100 हो जाता। तो आप तो बताइए तो कि उसका रीज़न तो क्या है? इसके इसके लिए मैं जानना चाहूँगा 2017 की टाइमलाइन में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे राजी हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे थे तो हम्म। सबसे पहले एक बात आ जाती है कि हमें फंड कौन करेगा, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले यही चीज़ पता थी इंडिया में पब्लिशर्स हैं नहीं, ठीक ओके। है? एटलीस्ट पीसी कंसोल मार्केट में शायद कोई पब्लिशर नहीं है और उसके आपको पिच करना पड़ेगा वेस्टर्न पब्लिशर्स को। तो जब वो पिच आप कर रहे हो और अगर आप बोल रहे हो कि वॉइस ओवर होगा इसमें, तो वहाँ पे एक आप डिसएडवांटेज पे आ जाते हो थोड़ा क्योंकि आप एक डाउट क्रिएट कर देते हो पब्लिशर के दिमाग में कि अच्छा हिंदी वॉइस ओवर होगा, बट इंडिया में पीसी कंसोल गेम मार्केट है क्या? कोई आपके पास एग्ज़ाम्पल है कि हिंदी गेम था और उसने इतने-इतने सेल्स किए? तो वहाँ पे आप एक डिसएडवांटेज पे आ जाते हो थोड़ा। ओके। तो उस हिसाब से हमने ये एम किया था कि राजी एक ग्लोबल गेम है। इसको आप जापान में भी खेल सकते हैं, इसको आप रशिया में भी खेल सकते हैं, यूएस में भी खेल सकते हैं, कहीं पे भी खेल सकते हैं। और उसको ब्रिज करने के लिए हमने लोकलाइज़ेशन दिए हैं सबटाइटल्स, लेकिन ऑडियो हमने इंग्लिश कई रीज़न्स के लिए दिया है। एक तो ग्लोबल गेम, दूसरा अगर आप वेस्टर्न पब्लिशर के पास आज भी गए और आपने बोला मुझे गेम बनाना है, गेम में सब कुछ है और लेकिन मुझे हिंदी में बनाना है, तो वहाँ पे एक बिज़नेस वाला सवाल आ जाता है कि ठीक है, आप वॉइस ओवर हिंदी में तो कर रहे हो, आपको इंग्लिश में तो करना ही पड़ेगा हम्म। क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को एलियनेट नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट, करेक्ट। राजी ने बहुत दुनिया भर के गेमर्स को इनवाइट किया है टू एक्सपीरियंस ये जो एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं उनको इंडियन कल्चर से, वो बहुत अच्छे से काम किया है विद इंग्लिश वॉइस ओवर एंड हमें पता था कि इंडिया में लोगों को गेम बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारी मार्केट हमेशा ग्लोबल रही है और जब हम एक्चुअली इस साल 2020 में हमें बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि हिंदी वॉइस ओवर डालो एंड हिंदी वॉइस ओवर क्यों नहीं है? उस रिक्वेस्ट पे
हमें फ़ील हुआ कि जेन्युइनली हिंदी शायद डालना चाहिए, और लेकिन सबसे पहला ऑब्स्टेकल आ जाता है आपका फिर से डेवलपमेंट टाइम का। हुँ, जब वॉइस ओवर हमारे गेम में आप अगर नोटिस करें, बहुत वॉइस ओवर है, बहुत करेक्ट, ज़्यादा है। करेक्ट, करेक्ट। और वॉइस ओवर पुल ऑफ करना एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे जो बैक एंड फ़ोर्थ हुआ है, ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने मैं कह सकता हूँ लगे हैं टू गेट द रिज़ल्ट जो है गेम में। हुँ, और मैं 8-10 महीने बोल रहा हूँ कहाँ से, कि आपने अपना वॉइस एक्टर स्टार्ट किया ढूँढना। ढूँढने से लेके जो लास्ट लाइन रिकॉर्ड होके गेम के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें ऑलमोस्ट 10 महीने लगे हैं हमें, और उसमें बहुत सारा काम जाता है। तो हिंदी डालने के लिए उस टाइम अभी मतलब 2019 तक तो हमने सोचा भी नहीं था, और 2020 में जब हमें रिक्वेस्ट आने लगी तो हमने शायद एक्सप्लेन करना ट्राई किया कमेंट्स में थोड़ा बहुत कि हिंदी वॉइस ओवर हम अब इस टाइम पे क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले तो आपकी रिलीज़ डेट आ रही है। हुँ, हुँ, रिलीज़ डेट अगर पुश होगी तो इसका मतलब है आपको और फंड्स चाहिए और डेवलपमेंट मंथ्स चाहिए, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। उसके बावजूद हमने कम्युनिटी की रिक्वेस्ट सुन के हिंदी सबटाइटल्स ऐड किए, और जो हुँ, बहुत टाइट डेडलाइन थी हमारी अक्टूबर 15 के पहले, और मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत ही क्लोज टू रिलीज ऐड हुए थे ये, एंड हमें परफेक्टली ऐड करने का इच्छा थी हमारी। हम हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हर डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर है। हुँ, तो हुँ, हिंदी सबटाइटल्स जो गए थे, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उसके भी इटरेशंस हुए थे, बैक एंड फोर्थ। तो ओह! उसमें भी कई कई हफ्ते लग गए थे टू पुट सबटाइटल हिंदी का, क्योंकि आपने डाल दिए हैं, वो फर्स्ट वर्जन है, आप पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे ये लाइन जो कह रही है वैसा एक्चुअल स्टोरी में मतलब डिफरेंट है। तो इस शब्द की जगह आप दूसरा शब्द यूज करोगे तो बेटर रहेगा, या जिस तरह वॉइस एक्टर इसको बोल रहे हैं इंग्लिश में, इसका मीनिंग डिफरेंट है। तो ये सब छोटी-छोटी डिटेल्स होती हैं जिसमें बहुत टाइम जाता है, एंड वॉइस एक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है कि वो लोग अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, ये सब फैक्टर आ जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हिंदी वॉइस डबिंग एक पार्ट नहीं था हमारे डेवलपमेंट प्लान का, ओके, एंड हिंदी सबटाइटल्स जो पॉपुलर डिमांड हुई है इस साल, उसकी वजह से ही ऐड हुए हैं। बट फ्यूचर में हम लोग इस पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग में रखेंगे कि क्या हम हिंदी ऐड कर सकते हैं, एंड क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं अपने स्टूडियो के अंदर ही कि हिंदी और इंग्लिश साथ-साथ हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि गोस्ट ऑफ तुशिमा में जापानीज़ लैंग्वेज है और लोग एप्रिशिएट करते हैं वो चीज़। बट करेक्ट, वहाँ पे करेक्ट। ये भी बात आ जाती है कि जापानीज़ गेमिंग मार्केट है उनको बैक करने के लिए। हुँ, तो वहाँ पे वो कह सकते हैं, अरे हाँ, इससे पहले भी 10-20 गेम आ चुके हैं और सब हिट थे, और जापान में लोकलाइज़ेशन डबिंग की वज़ह से भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो आई थिंक फ्यूचर में हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं अपने फ्यूचर गेम्स में कि हिंदी ऑडियो होगा तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी गेम के लिए। थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखेगा जैसा आप कह रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो टाइम फ्रेम जो था, वो बहुत बड़ा रीज़न था हिंदी डबिंग ना डालने का, जो कि बिल्कुल जी। सही कह रहे हो आप। ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है वो वाला काम। लेकिन नहीं, और हुँ, हुँ, आपको मतलब लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि 4 साल, ऑलमोस्ट साढ़े 3 या 4 साल लगे हैं राजी के डेवलपमेंट में। हुँ, हुँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गेम आप लोग खेल रहे हो, वो बना है 18 मंथ में, सिर्फ़ 18 महीने में बना है वो, और उसको बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और क्रंच भी करना पड़ा था। एंड थोड़ा एक पॉइंट तक ये ओके था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट गेम है, और जब आप करेक्ट, एक स्टार्टअप स्टार्टअप कर रहे होते हो तो आपके चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपके जो ऑड्स होते हैं वो स्टैक्ड अप होते हैं, और आपको आपको डिफीट करना होता है उन चैलेंजेस को कि क्या आप गेम बना भी पाओगे? क्या ये गेम रिलीज़ भी होगा? तो क्या ये गेम में जो स्टोरी है वो अच्छी भी होगी? क्या आर्ट अच्छा होगा? तो उस तरह से प्रायोरिटीज़ में हिंदी आई थिंक उस टाइम पिक्चर में नहीं था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमें यही थी ना कि फंडिंग मिलेगी कि नहीं, और जब फंडिंग मिल गई तो गेम बनाना है, एंड एक डेडलाइन है उसके ड्यूरिंग कंप्लीट करना है। तो करेक्ट। हिंदी को ऐड करने में या किसी भी और लैंग्वेज को ऐड करने में आई थिंक आराम से 6-7 महीने लग सकते थे। तो वो डिसीज़न को बैक करने के लिए भी डेटा नहीं था, राइट? तो जब बिज़नेस की बात आ जाती है तो वहाँ पे डेटा चाहिए होता है कि अगर हम अपने पब्लिशर को बोल रहे हैं कि चलो हिंदी डाल देते हैं और गेम को डिले कर देते हैं 6 महीने से,
तो सबसे पहला सवाल उनका आ जाएगा, चलो हिंदी में हमने आपको इतना बजट दे दिया कि आप वॉइस एक्टर ढूँढो, सारी डबिंग करवाओ, आप इम्प्लीमेंट करो, अच्छा 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा? तो वहाँ पे बात आके रुक जाती है। लेकिन वही है, आई थिंक ये ट्रेंड हम शायद आई मीन एक ही तरीका है इसको ब्रेक करने का कि इंडियन गेमर्स जो हैं, वो इंडी गेम्स सपोर्ट करें। इंडियन मार्केट में आज मुझे पता है ट्रिपल ए गेम्स फेमस हैं, और इंडी गेम्स जितना ज़्यादा लोग खेलेंगे उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा कि इंडियन गेमर्स इंडी गेम्स भी खेलते हैं, नॉट जस्ट मेड इन इंडिया बट जो बाकी बहुत सारे अच्छे इंडी गेम्स रिलीज होते रहते हैं। करेक्ट। लेकिन अविचल, मेरी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि राजी वो पहला स्टेप है जहाँ पर इंडियन गेम्स जिसमें हिंदी लैंग्वेज हो, हमारी सभ्यता को दिखाया जाए, और इंडी गेम्स, इन सब को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इंडिया की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि राजी एकदम परफेक्ट गेम निकला है जिसमें सभी लोग समझ पाएंगे कि इंडी गेम्स क्या हैं, इस तरह का कैमरे एंगल में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वाले एंगल पसंद नहीं करते हैं उतना कैमरे में, और वो चाहते हैं कि FPS शूटिंग गेम में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ये गेम उन लोगों की शायद ये मेंटालिटी चेंज कर पाए और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा पाए, और जितना मैंने रिस्पांस देखा है तो ये गेम काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ है ये चीज़ अचीव करने में। बहुत अच्छा आपने बात बोली, एंड मैं एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि राजी से कल्चरल चेंज स्टार्ट हो। तो और मैं वही बात बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब ट्रिपल ए से आता है। लोगों ने वो गेम्स खेले हैं, COD और बैटलफील्ड या काउंटर स्ट्राइक, और फिर आपका या तो मोबाज आ जाते हैं इंडिया में, ये बहुत फेमस गेम्स हैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली। और फिर इनको आई थिंक इंडी गेम्स 2013 से 2014 से बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे हैं। हर साल बहुत बड़े-बड़े इंडी गेम्स आते हैं, एंड कुछ बड़े गेम्स हैं जो पहले एक टाइम पे इंडी गेम्स होते थे, जैसे रॉकेट लीग और करेक्ट। अमंग अस है। तो एक चेंज, ये तो अब मेन स्ट्रीम गेम हो गए हैं, बट मैं किस तरह का ये जो आप चेंज बोल रहे हो, ये मैं ज़रूर अपनी आंखें खुली रखूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि इंडिया में भी एक दूसरी ब्रांच निकले कि इंडी गेम्स है, ई स्पोर्ट्स है, मेन स्ट्रीम गेम्स है, ट्रिपल ए गेम्स है, फिर एक इंडी गेम्स भी है उसमें। ओके, अच्छा, अब मेरा अगला सवाल वापस से गेम के वेरी स्पेसिफिक पार्ट को लेकर है, जो कि है एंडिंग। तो इस गेम की स्टोरी को मैंने बहुत एंजॉय किया, ठीक है, जिस तरह से इसका पिक्चराइजेशन हुआ है, जिस तरह से स्टोरी को समझाया गया है, वो चीज़ें काफ़ी पसंद आई। और जब एंड हुआ, ये चीज़ मैंने पहले वॉक थ्रू और दूसरे वॉक थ्रू में भी फील की कि जो एंड हुआ वो काफ़ी सडन एंड हुआ। इवन दो अगर मैं दिमाग में अपनी स्टोरी चलाता हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ स्टोरी, तो बताने में वो एंड उतना सडन नहीं लगता है, लेकिन जब मैं खेल रहा था तो मैंने ये फील किया कि एंड बहुत सडन हुआ और एकदम से क्रेडिट्स आने लगे। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा चलना चाहिए था आगे, या कुछ प्रॉपर क्लोजर मिलना चाहिए था, पर वो मैं पिक्चराइजेशन को बोलूँगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर स्टोरी एकदम से एंड हो गई, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं जो दिखाया गया है। तो बताने में तो ठीक है, लेकिन देखने में और फील करने में मुझे थोड़ा सा सडननेस लगी। ये आप इसको बोलना चाहोगे कि ये सिर्फ मुझे लगा है, या फिर आपके सामने ऐसी चीज़ें आई हैं? नहीं, आपने सही बात बोली, एंड मैं एग्री करूँगा इससे कि एंड हमारा जो लास्ट लेवल है गेम का वो फास्ट आपको लगेगा। उसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। ओके। पहला रीज़न तो ये है, जो आपको वेपन मिलता है चक्रा, उसकी वजह से मतलब बहुत ही ओपी हमने वेपन दिया है वो, वो एंड तो क्योंकि वो क्या ही बताऊँ है ही मैं। चक्रा। करेक्ट। हाँ, तो वहाँ पे हम क्या चाहते थे कि प्लेयर को एक फ़ील गुड फैक्टर मिले बिफ़ोर कि गेम खत्म हो रहा है। और उसमें ये भी आ गया कि जो पहले एनिमीज़ के साथ आप टाइम स्पेंड करते थे, स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे उनको मारने में, पीटने में, अभी वो वन शॉट हो गए। करेक्ट। तो वहाँ करेक्ट। से एक फीलिंग आने लगती है, इतनी जल्दी खत्म हो गया। जो 50 सेकंड की फाइट थी वो 5 सेकंड में भी नहीं हो गई। तो वो फीलिंग आगे जाके और रीइंफोर्स हो जाती है लेवल की लेंथ से, और लेवल की लेंथ अगेन हम थोड़ा स्कोप से लिमिटेड थे। तो उस टाइम हमारा आइडिया ये था कि इस लेवल को जितना आर्टिस्टिक हो सकता है उतना हम बनाएँगे,
लेकिन गेम प्ले ड्यूरेशन में हमें शायद इसको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो आई थिंक 2 फीलिंग्स जब ये ऐड हो जाती हैं और फिर फाइनली आप एंडिंग में जब वो बॉस से लड़ते हो, तो मैंने ये फीडबैक हम लोग ने लिया है कि एंडिंग थोड़ी एब्रप्ट लगी कुछ लोगों को एंड उसकी वजह से आई थिंक हम लोग ये अपने दिमाग में रखेंगे, जो भी हम नेक्स्ट बनाएँगे कि एंडिंग का ट्रीटमेंट हम लोग और बेटर कर पाएँ फ्यूचर में। ओके, ओके। अच्छा, राजी गेम के रिगार्डिंग एक और सवाल कि क्या हम कोई डीएलसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं राजी गेम का? कोई भी डीएलसी? तो अभी तो राजी का हम लोग बग पैच करने वाले हैं ओके, और उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है आई थिंक एंड हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं एंड मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू कब पब्लिश होने वाला है बट निंटेंडो स्विच का पैच ऑन ऑन द वे है, वो ओके, निकलने ही ओके, वाला है बस। ओके, तो अभी तो हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं बग फिक्सेस पे, उसके बाद एक छोटा-सा सरप्राइज़ है लोगों के लिए, जो शायद नेक्स्ट ईयर अर्ली ईयर आएगा एंड उसके बाद डीएलसीज़ की बात आती तो वो हमने प्लान नहीं की हैं और एक्चुअली हमें उसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिला है अभी तक, ओके, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी भी चल रहा है बग फिक्सेस और हम लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं अभी भी कम्युनिटी को और जो भी इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी डिस्कस नहीं हो पाई कि क्या इसमें डीएलसी जाएँगे, क्या नहीं जाएँगे। तो बस यही यही है अभी, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। ओके। लेकिन आपने जो ये पॉइंट बोला है कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अर्ली ईयर हमें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, उसको लेकर एक्साइटमेंट हो रही है फ़िलहाल। ओके, ये एक छोटा-सा चीज़ होगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट आई थिंक ओके। लोग एप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये होगा तो मैं आपको ईमेल ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ज़रूर से शोकेस करना चाहूँगा उस चीज़ को। ओके, तो अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको कैसी चीज़ें लगीं, ओके? तो मेरा पहला सवाल है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा गेम जब रिलीज़ होगा तो इस तरह से करेगा, पॉज़िटिव रहेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी हुई, वो कितने हद तक सेम रही या फिर थोड़ी रियलिटी अलग थी एक्सपेक्टेशन से? ये चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे आप? तो जब रिव्यू की बात आती है तो आई थिंक हमने निंटेंडो स्विच के लॉन्च से थोड़ा बहुत हमें पता चल गया था कि कैसा लॉन्च होने वाला है हुँ, और हुँ। हमने 2 चीज़ें देखी थी कि यूज़र्स को बहुत पसंद आ रहा है गेम। हुँ, तो जो यूज़र्स रिव्यूज़ हैं हमारे हर जगह पॉज़िटिव है। अगर आप हमारा एक्सबॉक्स डेमो देखोगे या स्टीम रिव्यूज़ देखोगे या स्विच की मेटाक्रिटिक देखोगे यूज़र्स की, और दूसरी तरफ हमें ये भी दिख रहा था कि जो कुछ रिव्यूअर्स हैं, उनको उतना कुछ रिव्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है और कुछ को नहीं पसंद आ रहा है। ओके, वहाँ पे क्या हो गया है कि रिव्यूअर्स हर टाइप के गेम खेलते हैं और गेम डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, हुँ, जहाँ हुँ। बहुत टफ टफ है कि आप एक स्टैंड आउट करो। तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे कि लोग जब गेम को कंपेयर हमारे गेम को कंपेयर करने लगते हैं और कुछ कंपैरिज़न तो आई थिंक ऑनेस्टली मेरे को थोड़े अनफ़ेयर लगते हैं कि हमारे गेम को गॉड ऑफ वॉर या प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसे गेम से कंपेयर किया जा रहा है। वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट भी है, बट थोड़ा स्केरी भी होता है क्योंकि हम एक बहुत छोटी-सी टीम है और उन टीम्स में 100-100 लोग थे, पता नहीं बहुत ओके, बहुत सारे लोग थे, ओके, राइट? ओके, तो वहाँ पे ये आ जाता है कि हम अपने स्कोप के अंदर जितना कर पाए, पर्सनली हम लोग बहुत खुश हैं उससे और मैं ये देख सकता हूँ कि यूज़र्स जो शायद हमारी स्टोरी जानते हैं और या बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते हैं, उनको एक ऐसा शॉर्ट एक्सपीरियंस जो जितने प्राइस पे उनको मिल रहा है, उनको पसंद आया। बट शायद रिव्यूअर्स को खुश करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ऑफ़ कोर्स होगा क्योंकि आप पूरे ग्लोबल मार्केट के गेम्स से कंपेयर हो रहे हो और ये करेक्ट, हमारा फर्स्ट गेम है। तो थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ आए, तो ऐसा कुछ नहीं था सरप्राइज़िंग और थोड़ा एक्सपेक्टेड था, तो हम लोग कुछ टेकन अबैक नहीं हुए। बट आई थिंक हमारे लिए जो जो काम कर रहा है वो ये था कि लोगों को बहुत पसंद आया और इंडियन कम्युनिटी में भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि राज की रिलीज़ से और बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला है अनएक्सपेक्टेड जगहों से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सरप्राइज़ करती रहती हैं और कई फ़ैन मेल्स आते हैं हमें जो आई थिंक हम लोग का तो सक्सेस कई टाइप के हो सकते हैं। सक्सेस का
परसेप्शन अलग-अलग हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोगों के लिए सिर्फ़ फाइनेंशियल सक्सेस ही सक्सेस होता है, बट जब आप एक गेम बना रहे होते हो 4 साल तक ऑलमोस्ट तो आपका सक्सेस की डेफ़िनेशन चेंज होती रहती है। सक्सेस की डेफ़िनेशन स्टार्ट होती है कि क्या हम ये गेम बना पाएँगे, फिर होती है कि हमें फंड्स मिल गए, बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज़ है। दूसरी कि फिर गेम कंप्लीट हो पाया, वो भी एक सक्सेस है हमारे लिए। बट आई थिंक आपको मैं 2-3 स्टोरीज़ बताऊँगा जो हमारे साथ हमने ट्विटर पे पढ़ी हैं या हमें ईमेल पे आई हैं। बिल्कुल, अभी कुछ बिल्कुल। दिन पहले ही हमें ईमेल आया एक रशियन बंदे का डारी नाम से एंड हुँ, उसने हुँ। हमें ये बताया कि उसका सब्जेक्ट ये था, यू हैव चेंज्ड माय लाइफ एंड अरे वाह! ब्रैकेट में नो किडिंग। सो हमने कहा मैंने कहा क्या है देखते हैं। तो उसने ईमेल में उसने ये लिखा था कि वो रशिया से है एंड उसने फर्स्ट टाइम हिंदू कल्चर और इंडियन कल्चर के बारे में पहली बार कुछ कुछ खेला है। उसने इससे पहले सिर्फ़ अपने स्कूल के टाइम महाभारत पढ़ी थी और उसके बाद उसने कभी भी इंडियन कल्चर से इंटरैक्ट नहीं किया है। तो वो इस गेम के अक्रॉस आया और उसने खेला एंड उसको प्यार हो गया है इंडियन कल्चर से और अब वो सारे बॉलीवुड मूवीज़ देख रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग्स सुन रहा है अरे रे रे! और अरे वाह! और उसको उसको और चाहिए कि इस तरह का कंटेंट मुझे मिले। तो उसके लिए हमने एक पूरा कल्चर का डोर खोल दिया है। तो हुँ, वो यही कहना चाहता है कि पहले वो कहाँ पे था और अब वो कैसी दुनिया देख रहा है, वो इस तरफ की दुनिया भी देख पा रहा है। वो एक बहुत हम्बलिंग ईमेल है हमारे लिए कि गेम में कितनी पावर है कि लोगों हुँ। की लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो और 2 दूसरी स्टोरीज़ हैं, शिवम नाम के एक बंदा है ट्विटर पे, शिवम भट्ट आई थिंक ओके, और उनने ट्विटर पे बहुत सपोर्ट किया हमें और फ़नीली उनकी एक स्टोरी थी कि राजी जो है, उनके लिए एजुटेनमेंट है। एजुकेशन भी, एंटरटेनमेंट भी बिल्कुल और सही कहा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी भी भगवानों की हमने स्टोरी बताई है माँ दुर्गा की, जैसे आपने म्यूरल्स पे देखा होगा करेक्ट, पेंटिंग्स, करेक्ट। तो उनने वो पेंटिंग्स और वो पार्ट अब गेम का अपने छोटे बच्चे के साथ खेला है और उनको ये स्टोरीज़ सुनाई हैं और वो ये आई थिंक यूएस बेस्ड हैं। तो जहाँ पे इंडियन कल्चर जैसे हमारे इंडिया में तो हर जगह ये स्टोरीज़ रहती हैं और यूएस में शायद इतना ज़्यादा नहीं रह पाती होंगी अगर स्पेशली आप इंडियन कम्युनिटी में नहीं रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके बच्चे रिलेट कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसे दिखता है और ये स्टोरी है और ये उनको इंग्लिश में समझ भी आ रही है। तो एक ये स्टोरी थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे ओके, और तीसरी स्टोरी है कुछ एनिमेटर्स थे जो हमारे साथ काम करना चाहते थे। वो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन उनने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि राजी पहला गेम था कि 4 घंटे तक उनके डैड और मॉम इंडिया में दोनों साथ बैठ के उनके साथ पहला गेम है वो लाइफ में जो पूरा देख रहे थे। अरे वाह! अरे वाह! सिर्फ़ और इससे पहले ऑफ़ कोर्स इंडिया में गेम्स का थोड़ा ये रहता है कि वेस्ट ऑफ़ टाइम है, तो उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता था बट पहली बार उनको ये पता चल रहा था उनके पेरेंट्स को गेम्स ऐसे भी हो सकते हैं, गेम्स में भी आप टीच कर सकते हो। करेक्ट। तो हमारे लिए सक्सेस ये स्टोरीज़ हैं, जो बहुत हमें आती हैं, फ़ैन मेल्स आते हैं और उनकी वज़ह से आई थिंक हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। और पॉज़िटिव रिव्यूज़ जो हमारे लॉन्च हुए हैं, वो भी हमारा बहुत बड़ा सक्सेस रहा है एंड फाइनली द फैक्ट कि हम ये ऑब्जेक्टिव अपना कर पाए। 4 साल का जो विज़न है, इसको निकालने में जो रिलीफ़ मिल रही है हमें, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है एंड आई थिंक वो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल है कि इतने चैलेंजेस आए, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस गेम को रिलीज़ करना एंड हुँ, इवन नाउ अभी भी सीन चेंज नहीं हुआ है और सीन चेंज करने में तो ऑफ़ कोर्स डेकेड्स लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस तरह का सपोर्ट राजी को मिला है, मैं पहले भी बोला है कि वैसा और इंडी गेम्स को भी मिले, स्पेशली इंडियन इंडी गेम्स को। तो ज़िग्मा गेम्स ने बॉनफायर सीरीज़ बनाई है और आसुरा ओवरहेड गेम। स्टूडियोज़ हाँ, ओवरहेड स्टूडियोज़ ने असुरा बनाया है और उनका अपकमिंग गेम योद्धा आ रहा है। अरे तो वाह! उनको भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना राजी को मिला है और लूसिड लैब्स की की तरफ से ये हमारे एक दोस्त है चिराग चोपड़ा उनके गेम्स आप आईओएस पे चेक कर सकते हो और इन सब चीज़ों को इंडिया में सपोर्ट मिलना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी जैसे एक गेम जैम होता था, वो कभी भी उसमें प्राइज़ मनी शायद नहीं होता था, लेकिन इस साल आई थिंक उसमें प्राइज़ मनी
का जो पूल है वो 1.5 लाख का है। सो ये काफ़ी मेंटालिटी चेंज करेगा कि गेम डेवलपमेंट में भी पैसा बन सकता है, एंड ये एक स्टेबल करियर चॉइस है। ऑफ कोर्स ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है आई थिंक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का, जो धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ता रहेगा। ओके। अच्छा, इंडियन लाइव स्ट्रीमर्स जिन्होंने राजी को खेला, व्यूवर्स को दिखाया, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्ट्रीमर्स थे जिन्होंने इस गेम को शोकेस किया है अपने व्यूवर्स के साथ, और सभी लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया। तो आप खुश थे क्योंकि ऑरस का भी अपना एक कैंपेन चला था राजी के रिगार्डिंग, और व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से? बहुत ही ज़्यादा बहुत सरप्राइज़ हो गया था मैं एक पॉइंट पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ लोगों ने ट्वीट किया था पहले कि वो खेलेंगे, कुछ 2-3 बड़े लोगों ने। फिर लेकिन जब देखा कि लिटरली ऑलमोस्ट हर कोई खेल रहा है। मॉर्टल, 8 बिट की पूरी फैमिली, और एक और शुभम शायद है, शुभम, शुभम भी, बीस बॉय शुभ। बीस्ट, हाँ, बीस्ट बॉय शुभ। करेक्ट, तो करेक्ट। इन सब ने किया, और आई थिंक हम लोग ने देखा बहुत सारे नए यूट्यूबर्स भी आ गए। भले उनके पास सब्सक्राइबर्स ना हो, बट उनको ऐसा लगा कि राजी को लेके वो यूट्यूब पे अपना लॉन्च कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। उससे कम्युनिटी थोड़ी बढ़ी आई थिंक। तो जितने भी मोबाइल गेमर्स हैं, इनकी ऑडियंस ऑफ कोर्स मोबाइल गेमर्स है, बट आई थिंक उनको एक ऐसा कल्चरल चेंज शायद दिखेगा कि आगे वो जाके इस तरह के गेम सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आए या फिर पीसी पे हों, और अगर इंडियन कल्चर के बारे में हो चाहे ना हो, भले इंडियन डेवलपर ने बनाए हों। तो आई थिंक हम लोग बहुत खुश थे। गेम को ऑलमोस्ट 7-8 मिलियन व्यूज पहले 2-3 दिन में मिल गए थे पीसी लॉन्च के बाद, बिकॉज ऑफ ऑल द यूट्यूबर्स। तो उनको मैं बहुत ही शुक्रिया बोलूँगा, एंड उन्हें बहुत सपोर्ट दिखाया है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, एंड उनने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया राजी को, एंड ये उनने दिल से किया है, और इसमें इसमें आई थिंक पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट है। करेक्ट, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात। अच्छा, एक बहुत ही छोटा सा सवाल, अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो निंटेंडो स्विच पे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, कंसोल पीसी पर हो चुका है, मोबाइल पर रिलीज करने का कोई प्लान है आपका? क्योंकि इंडिया में मोबाइल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को देखते हुए। तो क्या उसके रिगार्डिंग आप कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर अभी नहीं उसका प्लान है? तो अभी तो कोई प्लान नहीं है, और ये बहुत सोचने वाली बात आ जाती है, क्योंकि पहले तो हमें मोबाइल डेवलपमेंट में हम एक्सपीरियंस उतना नहीं है पूरा गेम्स पोर्ट करने में। मतलब ये कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम लगता है, टाइम के लिए फंड्स चाहिए, और वहाँ पे पूरी बात आके थोड़ा सा रुक जाती है, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि एंड ऑफ द डे बिजनेस है। ऑफ कोर्स हम लोग पोर्ट करना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा डिसीजंस पूरी कंपनी के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या है। अभी तो हम लोग थोड़ा ब्रेक मोड में हैं, और जो भी बग्स, और राजी को सपोर्ट कर रहे हैं, राजी के बग पैचेस ये सब कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या पोर्टिंग होगी कि नहीं, वो हम अभी शायद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आई थिंक अगर ये डिसीजन लिया जाएगा तो डेफिनेटली सबको बताया जाएगा, इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स। ओके, ओके। अच्छा, वैसे बग के रिगार्डिंग मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे फर्स्ट वॉक थ्रू में कोई भी बग नहीं मिला, और मेरा इस तरह का रहता है कि मैं हर एक गेम में मुझे कोई ना कोई बग ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो जब मैंने राज्य खेला था तो फर्स्ट वॉक थ्रू में नहीं मिला बग, और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। तो मुझे काफ़ी लोग लियोन वॉक थ्रू के बजाय लियोन बग थ्रू भी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत बग्स निकाल देता हूँ मैं कभी कभार। तो सेकंड वॉक थ्रू में मैंने एक बग देखा था, मतलब मैं एक ब्रिज पे फंस गया था और फिर मुझे गेम रीस्टार्ट करना पड़ा। इसके अलावा मैंने कोई बग नहीं एक्सपीरियंस किया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा मैंने देखा भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि गेम अपनी रिलीज़ के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। मुझे ये भी पता है कि रिलीज़ के टाइम पर कितने बग्स होते हैं। वो उतना नहीं, स्टेबल इसके नहीं लिए होता। हमने नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के, क्योंकि बग्स जो आए हैं हमें भी पता है बहुत ही एज केसेस हैं, और बग्स खत्म करने में हमने पूरी जान लगा दी थी अपनी, ओके। और बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था हमने कि बग्स जितने कम हो सके पॉसिबल है। ऑलमोस्ट बग लेस रिलीज करने का ड्रीम रहता है हर डेवलपर का। करेक्ट, तो करेक्ट।
हम लोग का वही एम था। एंड बहुत मेहनत की हमने। एंड हमारी क्वालिटी क्वालिटी बार एज अ कंपनी हमारा यही रहता है कि हम प्रोडक्ट अपना पहला प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। करेक्ट। तो हम नहीं चाहते कि क्रैशेस हों या लोग अटक जाएँ। तो आई थिंक हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसकी वजह से ये अचीव कर पाए कि जो रिलीज़ है काफ़ी स्मूथ थी। मैं हुँ, कहूँगा व्हेन इट कम्स टू बग्स और ये सब, आई थिंक एक छोटा हॉट फिक्स करना पड़ा था, 1-2 इश्यूज़ को लेके। उसके अलावा जो कुछ है वो अब नेक्स्ट पैच में आएगा, जो बहुत जितना भी इश्यूज़ हम लोग को दिखे हैं, हम लोगों ने सब ट्रैक किया है। तो ओके, कम्युनिटी अगर सुन रही है तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी वो बग रिपोर्ट करते हैं हमें, स्पेशली डिस्कॉर्ड पे या ट्विटर पे, तो वो हम अकाउंट में लेते हैं। और ये एक टू वे रिलेशनशिप है हर गेम डेवलपर की, आई थिंक अपनी गेमिंग ऑडियंस के साथ। और हमने बहुत एम्फोसिस किया है इस पे कि सारे बग्स जो हैं हमारे कम्युनिटी मैनेजर्स हैं वो सारे रिपोर्ट करके एक पूरी लिस्ट रेडी है और उसी पे काम चल रहा है अभी। तो कम्युनिटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिसने भी वोकल होके, और या स्पेशली जो जो लोग वीडियो भेजते हैं उनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ओके। वीडियो ही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डेवलपर को कि ये बग हुआ कैसे। करेक्ट। एंड उससे हम लोग का दिमाग दौड़ने लगता है कि अच्छा इसने ये दबाया और फिर ये दबाया और यहाँ पे गया तो ये हो गया सिचुएशन, और इसको अगर हुँ, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। जब सिर्फ टेक्स्ट में बग मिलता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सोचना कि कैसे हो सकता है, क्योंकि हम हमारे लिए हुँ, हुँ, जब रिलीज होती है तो ऑनेस्टली मैं आपको बोल सकता हूँ हमारे ज़ीरो बग रिलीज हुई है। तो अरे वाह! हमारी क्यूए टीम और मैंने भी बहुत बग टेस्टिंग की, हमारी टीम ने बहुत बग टेस्टिंग की है। बाद में सब लोग खेलने लगते हैं, रिलीज के पास आर्टिस्ट और प्रोग्रामर सब लोग खेलने लगते हैं। तो जितने भी बग्स हम निकाल पाए थे सब निकाल लिए थे, और हम लोग उस पॉइंट पे आ गए थे, गेम इतना ज़्यादा खेल लिया है, आँख बंद करके गेम खेल सकते हैं। और अ, उसके बाद हमें पता है कि अब हम खुद और गेम बग्स नहीं ढूँढ सकते, क्योंकि हर किसी का प्ले स्टाइल अलग होता है। हुँ, और जो लोग बग्स ढूँढ रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलूँगा, और जिनने रिपोर्ट किया है उनको मैं ये भी बोलूँगा आपकी मेहनत कहीं वेस्ट नहीं गई है। हम सारे बग्स फिक्स करने वाले हैं जो आपने रिपोर्ट किया है। ओके, ओके। मैंने कुछ-कुछ स्पीड रन्स देखे थे राजी के, और लोग उन ग्लिचेस का फ़ायदा उठाकर पार कर ओह! देते हैं ऐसा? पूरा गेम, तो मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया, तो मुझे लगता है कि मैंने स्पीड रन नहीं देखे अभी तक। ओके, मुझे ओके, बस मैं कोई कोई बोल रहा था कि उन्होंने 3 घंटे में खत्म कर दिया, मैं काफ़ी शॉक में चला गया था। आई थिंक ये स्पीड रन की फीलिंग यही होती है हर गेम डेवलपर के लिए कि गेम तो इतना लंबा बनाया और खत्म इतनी जल्दी कर दिया। आई करेक्ट, थिंक मेरा पर्सनल बेस्ट 3 आवर्स 30 मिनट्स रहा है। जब मैं ओके। प्ले टेस्ट करता था तो 2 टाइप के प्ले टेस्ट होते हैं, जब एकदम आप घुस-घुस के बग ढूँढते हो, हुँ, हुँ, और या तो बस आप चेक करते हो पूरा गेम स्टेबल है कि नहीं, तो उसके लिए आप जितना जल्दी खत्म कर सकते हो करते हो। ओके, ओके। तो आई थिंक मैं देखूँगा अभी, आपने अगर वॉक थ्रू का नाम लिया तो मैं देखता हूँ स्पीड रन्स का। हाँ, देखता हूँ ज़रूर लोगों ने देखिए, क्या क्योंकि क्या लोगों ने किया। मोस्टली ग्लिचेस का फ़ायदा उठाकर स्पीड रन किया है, कोई भी ऐसा ग्लिच लेस नहीं है जितना मैंने देखा। और हाँ, जो गेम का रन टाइम था वो मेरा फर्स्ट वॉक थ्रू आई थिंक शायद 4 घंटे का था, जिसमें मैंने ये गेम कंप्लीट किया था। और मैं आई थिंक, शायद पता नहीं ऐसा बोलना सही है कि नहीं, पर इंडिया का पहला ही था मैं, क्योंकि मैं ऑरस राजी ओह! कैंपेन में था, और गेम स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैंने शुरू किया था जब वो रिलीज़ होने वाला था, और तब तक मैंने ख़त्म कर दिया था। तो वो चीज़ बहुत सही थी, मतलब सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सिंगल सेटिंग में ख़त्म किया मैंने गेम, और एज अ एक्सपीरियंस सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो बढ़िया, बहुत सही था। बढ़िया। तो अब मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जो कि है कि राजी का सेकंड चैप्टर कब आने वाला है, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो तो। तो अभी जैसे ये सब चीज़ें हम लोग नहीं सोच पाए हैं एक्चुअली। और ओके, जैसे ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि क्या पोर्टिंग होगी कि नहीं, हिंदी ऑडियो आएगा कि नहीं, राजी 2 आएगा कि नहीं, ये सब सोचने के लिए अभी हमें शायद टाइम नहीं मिल पाया है। ओके, ओके, एंड पूरी टीम इन्वॉल्व होती है इसमें, तो अभी तो सब लोग थोड़ा-सा रिलैक्स कर रहे हैं, और हमारे प्रोग्रामिंग टीम बग्स के और पैचेस के साथ बिज़ी है, एंड क्यूए टीम। तो अभी ये डिसीजन हम लोग नहीं ले पाए, और अगर ये लिया जाएगा तो शायद कब पब्लिक किया जाएगा वो भी मैं मुझे कोई आइडिया नहीं है इस समय। तो ओके, ओके, लोगों को थोड़ा मैं बोलूँगा आप वेट करो देखने के लिए कि आगे क्या होता है, और नेक्स्ट अनाउंसमेंट नॉटिंग हेड्स गेम्स क्या करती है। तो ओके। शायद थोड़ा टाइम निकल जाएगा ये सब करने में। अच्छा, मेरा अगला सवाल होने वाला था कि
क्या हमें एफपीएस गेम देखने को मिलेगा नॉटिंग गेम की तरफ से, या फिर अभी आप फोकस कर रहे हो राजी और राजी के फ्यूचर के लिए? सो एफपीएस गेम तो मैं कह सकता हूँ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जब एक स्टूडियो स्टार्ट होता है राइट, तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, स्पेशली करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर हमने एक्शन एडवेंचर जॉनरा में गेम बना लिया है तो अब हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो जो भी नेक्स्ट होगा वो इसी जॉनरा में होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो यहीं पे बात आ जाती है कि आगे क्या है वो शायद अब हम लोग एफपीएस तो नहीं होगा आई थिंक, इतना ओके, मैं ओके, कंफर्म कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, मैं आपसे आपका फेवरेट सेगमेंट पूछना चाहूँगा राजी गेम में जब आपने खेला, तो सबसे अच्छा सेगमेंट जो आपको लगा हो, या कोई मोमेंट ऐसा रहा हो पूरे गेम में जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अम, या फिर कोई याद जुड़ी हुई हो उससे, ऐसा कोई है मोमेंट या फिर कोई ऐसा सेगमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? ये तो आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। आई नो, आई नो, आई नो। यादें तो बहुत सारी हैं, मतलब मैं आई थिंक बोलना चाहूँगा, मे बी आई मीन बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में। लाइक तो शायद मैं 3 पॉइंट्स आपको बोलूँगा। पहला, मुझे सबसे ज़्यादा फीचर जो पसंद आया वो है स्टोरी टेलिंग पेंटिंग वाला। ओके, ओके, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये फीचर गेम में स्टार्ट से नहीं प्लान्ड था, और ये बाद में प्लान किया जब थोड़ी-सी नस पकड़ी गई गेमर्स की और ओके, ऑडियंस की। ओके। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस गेम में थोड़ी और स्टोरी बतानी चाहिए। तो उसके लिए श्रुति ने जो एसेट्स बनाए थे 3D में, जिसपे पेंटिंग्स थीं, उनको मैंने अरेंज किया था प्लेटफ़ॉर्मिंग के साथ, और मैंने टीम को बुलाया और हम लोगों ने दिखाया कि देखो ये इस तरह का फ़ीचर बना सकते हैं, इसमें थोड़ी मेहनत कम लगेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी एसेट है मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। बट वहीं पे आर्ट टीम ने स्टेप अप किया, एंड श्रुति एंड अनिरुद्ध, इन लोग का डिसीजन ये था कि नहीं, हम पूरी पेंटिंग बनाएँगे, और पेंटिंग स्केच आउट हो गई, कलर्ड हो गई, और फिर वहाँ पे आई थिंक किसका आइडिया था मुझे याद नहीं, शायद पारस का था, कि हर जब भी स्टोरी एक-एक लाइन बोली जाएगी, तो वो लाइन जिसके बारे में है उसको हाइलाइट किया जाएगा। तो ये ओह! फीचर डेवलपमेंट के बीच में ऐड हुआ था, फीचर क्रीप जिसको ओके। बोलते हैं। तो लेकिन आई थिंक ये बहुत इसने पे किया हमें, लोगों को बहुत पसंद आया, एंड ये बहुत अच्छा ब्रेक था फ्रॉम द कॉम्बैट। सो ये वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन है। आई थिंक दूसरा ये था जब कैमरा ओपन अप हुआ था, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। लेवल डिज़ाइन मेरी बहुत ओपन अप हो गई थी। तो ओके। लेवल डिज़ाइन करने में मुझे बहुत मज़ा आया था पूरे गेम में। तो एक फीचर ये कह सकते हैं, जब कैमरा स्टैटिक से डायनामिक हुआ, तो उसने बहुत चीज़ें अफ़ेक्ट की, प्लेटफ़ॉर्मिंग, लेवल डिज़ाइन, तो उससे पूरा गेम का एक्सपीरियंस चेंज हुआ। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी ड्यूरिंग जब मैं ब्लॉक आउट कर रहा था। तो ये 2 चीज़ें हैं, और इस तरह की छोटी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। एंड आई थिंक एक और चीज़ है, राजी का जो आप लोग कॉम्बैट देख रहे हो, जो मूवमेंट देख रहे हो, ये भी पहले बहुत ही स्टिफ था। उस ओके, टाइम हमारे इंस्पिरेशंस थोड़े ज़्यादा डार्क सोल्स की तरफ थे, कि वेपन्स में वेट दिखना चाहिए, एनिमेशंस में वेट दिखना चाहिए। ओके। लेकिन बाद में हम लोग ने जब खुद से रियलाइज़ किया कि ये स्टोरीज़ में, हमारी स्टोरी में तो एक्रोबैटिक राजी है, तो हम क्यों इतना उसको स्टिफ़ बना रहे हैं? और तब हमने जब उसको फ्री अप किया, तो एक डायरेक्शन मिल गया। उस डायरेक्शन से एक थीम निकली, मूवमेंट लीड्स टू कॉम्बैट, और उस थीम से वॉल रन अटैक्स आए, पिलर अटैक्स आए, एंड ट्रिपल डॉज मैकेनिक आया। ट्रिपल डॉज करके डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होंगे, कॉम्बोज होंगे। वहाँ पे हमें पता चला कि हमारा जो गेम सिस्टम बन रहा है वो यूनिक बन रहा है। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कई बार गेम्स का जो मेन कैरेक्टर होता है, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रहा होता है जो उसे आती नहीं हैं, है ना? मतलब आप जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते हो कि इस कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं भाई। ये सब राजी में बहुत अच्छे से हैंडल किया गया, क्योंकि वो सर्कस में काम करती थीं और उन्हें एक्रोबैट आता था। तो ये जब चीज़ें मैं देख रहा था ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली हाईलाइट करा था व्यूअर्स के सामने कि यहाँ पर ये चीज़ जस्टिफाई है कि ये कैरेक्टर क्यों ऐसे कूद सकता है, मार सकता है, फांद सकता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें थी, जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल होती हैं ये चीज़ें, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके पीछे ना बहुत रिसर्च गई है, जो लोगों को कभी शायद नहीं पता चल पाएगी, और ये स्टूडियो के एक वो होते प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे काम करना है, स्टोरी कैसे बनानी, कैरेक्टर कौन है, क्यों है, कहाँ है, क्या करेगा, क्यों करेगा, 5 डब्ल्यूज़ एंड हाउ। करेक्ट, ये करेक्ट। हर एक कैरेक्टर, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक एनवायरनमेंट, हर एक लेवल के बारे में, हर चीज़ के बारे में लिखा गया है एक एक्सेल शीट में।
ओके, और उसकी वजह से ही जब वो ट्रांसलेट होता है गेम में तो हर चीज़ एक साथ आती है और उसकी वजह से ही आपको सेंस बनता है कि हाँ, ये आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है क्योंकि हमने वो स्टेप्स लिए हैं एक्चुअल डिज़ाइन में। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा म्यूज़िक के रिगार्डिंग, ये मेरा आखिरी सवाल है इस गेम के रिगार्डिंग कि म्यूज़िक इस गेम का आप लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मतलब आप लोगों ने कहाँ से वो म्यूज़िक उठाई और कोई दिक्कत आई थी इस म्यूज़िक में या फिर कैसा कैसा रहा आपका जर्नी? तो म्यूज़िक में ये बात आती है कि लिनस जो हमारे कंपोज़र हैं वो ग्रीस से हैं ओके, और उनका जो बैकग्राउंड है ऑफ़ कोर्स वेस्टर्न म्यूज़िक से आता है। लेकिन 2014 में वो अजमेर में 2 हफ़्ते के लिए थे, जहाँ पे मास्टर किस्तूर नाम के एक भाई साहब हैं, उनसे उन्होंने रावण हत्ता नाम का इंस्ट्रूमेंट सीखा था। अरे तो वाह! रावण हत्ता एक तरह की सारंगी है, सारंगी से थोड़ी बड़ी होती है और हुँ, वो हुँ। इंस्ट्रूमेंट ने लीड किया है एक आइकॉनिक साउंड राजी के लिए, वो हम हमारी पूरी टीम को बहुत पसंद था। तो फिर 2000 जब हम लोग को फंडिंग मिल गई थी तो हम प्री प्रोडक्शन के ड्यूरिंग 2 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए गए थे राजस्थान। वहाँ पे भी लिनस ने तबला सीखा था थोड़ा-सा और जो लोकल म्यूज़िशियन हैं वहाँ पे उनके साथ जैम किया था, उनके साथ गाने बजाए थे और वो सब हमने रिकॉर्ड भी किया था, थोड़ा बहुत यूज़ भी हुआ है गेम में और उससे लिनस को इंस्पिरेशन मिली थी और लिनस वापस जब ग्रीस गए तो वहाँ पे उनका खुद का पूरा म्यूज़िशियन ग्रुप है बड़ा-सा और उनके साथ आप अगर क्रेडिट्स में चेक करोगे सब म्यूज़िशियंस के नाम हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं। तो लिनस ने सारा इंडिया में जो आके उसने देखा और जापा और गेम में जो खेला गेम में भी उसको सब समझाया गया था पूरा कॉल्स पे कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा म्यूज़िक चाहिए। उससे उनको इंस्पिरेशन मिला और उससे ही वो ये आगे ले पाए। तो आई थिंक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वो वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक को एक साथ ला पाए, जो इंडियन ऑडियंस के लिए भी काम करता है और वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भी काम करता है एंड स्पेशली कि ये स्टीरियोटाइप म्यूज़िक नहीं है जो यूजुअली लोग देखते हैं। अच्छा, आप कोई मैसेज बोलना चाहेंगे जितने भी लिसनर्स हैं अभी, उन सभी लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से रांची गेम के रिगार्डिंग, कम्युनिटी के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग? तो मैसेज यही रहेगा कि आप लोग राजी को जैसा सपोर्ट किया है वैसे बाकी इंडियन गेम्स को भी सपोर्ट करें और इंडी गेम्स आप चेकआउट कर सकते हैं। इंडी गेम्स की क्वालिटी बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। आप जितना फन आपको ट्रिपल ए में मिल रहा है उससे शायद ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी दिखेगी इंडी गेम्स में। तो आप ज़रूर ट्राई करें और जब इंडी गेम मार्केट इंडिया में ग्रो होगा तभी आपको इंडी गेम मार्केट ही नहीं बल्कि गेमिंग मार्केट जब ग्रो होगा तो वो हर सेक्शन में ग्रोथ देखी जाती है। तो उसकी वजह से ही आपको और सपोर्ट दिखेगा स्पेशली इंडियन रीजन के लिए। तो जो इंडियन ऑडियंस हमारी देख रही है उसको मैं यही कहना चाहूँगा आप जितना सपोर्ट इंडियन गेम्स को कर सकते हो करो क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती है और ये एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। आपको पता होगा विचर की स्टोरी आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। विचर की स्टोरी भी बहुत हम्बली स्टार्ट हुई थी और बस यही कहना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसने भी राजी को खरीदा सपोर्ट किया एंड आगे जो भी लोग खरीदेंगे सपोर्ट करेंगे उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप अपनी आंखें खुली रखें बाकी डेवलपर्स का जिनका मैंने नाम लिया इस इंटरव्यू में उनके लिए और भी कोई नए इंडी डेवलपर्स अगर आएंगे उनके लिए। अच्छा, मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा आपको। ये बहुत ही पर्सनल सजेशन है, किसी और की तरफ से नहीं, सिर्फ मेरी तरफ से कि अम, जैसे मैं एज अ व्यूअर मैंने खेला है राजी को और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की जो जर्नी रही है ना, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे आर्ट बनाए होंगे, है ना, फोटोज़ बनाई होंगी, मैप डिज़ाइन बनाए होंगे, पेपर पर ड्रॉ किए होंगे, तो ये सारा कलेक्शन अगर आप लोग इस गेम के एक्स्ट्राज में डाल सकें, जहाँ पर एक मेन्यू में मेरे पास ऑप्शन आ पाए एक्स्ट्राज, तो मैं बहुत दिल से वो देखना चाहूँगा, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन सारी चीज़ों को जो आपने यहाँ पर बताई भी हैं वर्बली और उन सारी चीज़ों को देखना भी चाहूँगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सजेशन है और नहीं, कुछ नहीं। नहीं काफ़ी सही बात बोली आपने और हम लोग ने ट्राई किया था एक तरह से कि शायद आगे कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अरे वाह! बट इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए थे हम लोग कि बीच में फ़ोटो-वोटो लेना तो सबने बंद ही कर दिया था। बट हो सकता है शायद फ्यूचर में हम लोग कुछ ब्लॉग्स लिखें जिसमें ये सब चीज़ें शायद ऐड हों।
हमने ओके, थोड़ा बहुत पोस्ट किया है ये सब चीज़ें फ़ेसबुक पे, जो पहले स्केच थे, पहला राजी स्केच, ओके, ये सब पोस्ट बहुत पहले किया है हमने। तो ये मैं दिमाग में रखूँगा इसको, देखते कुछ शायद हो पाता है कि नहीं, वो अभी मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, बट काफ़ी अच्छा थॉट है कि लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। एंड बिल्कुल। आप जितने भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन इंडी गेम्स को, आप करें। जैसा सपोर्ट आपने राजी को किया है वैसा बाकी को भी होना चाहिए, बिकॉज़ गेमिंग इंडस्ट्री एक कलेक्टिवली ही बढ़ सकती है आगे एक साथ। और आप बाकी इंडी गेम्स भी खेलो जो बाहर के मार्केट से हैं, क्योंकि जो ग्रोथ है वो जब हर डायरेक्शन में होगा तभी इंडियन मार्केट को और वैल्यू मिलेगा, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को तभी वैल्यू मिलेगा, और ना कि सिर्फ फ्री टू प्ले गेम्स खेलते हैं। और ये आप देख सकते हो, आई थिंक कि आपको स्टीम पे तो स्पेशली लोकलाइज्ड प्राइसिंग है, इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से गेम्स मिलते हुँ, हैं। तो उस तरह से उनने भी ये ऑप्शन दिया है आपको। तो जब ये ग्रोथ कलेक्टिवली दिखेगी इंडिया में, उतने ज़्यादा ही आप गेम्स देखोगे इंडिया से भी। और इंडी इंडी डेवलपर्स भी एनकरेज होंगे कि हाँ, इंडिया में भी मार्केट है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और आप अपनी यू नो आप चेक करते रहिए कि क्या और इंडियन इंडी गेम्स आ रहे हैं। एंड अब मैंने कुछ नाम लिए थे पहले भी, और आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जिस तरह का सपोर्ट आपने राजी को दिया है उसके लिए थैंक यू। और जिनने भी गेम खरीदा है उनको थैंक यू, एंड जो लोग खरीदने वाले हैं उनको भी थैंक यू। ओके अविचल, पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम सभी आपको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपकी पूरी टीम को इतनी ज़्यादा अच्छी गेम बनाने के लिए और वो एक्सपीरियंस देने के लिए जो शायद कईयों का माइंडसेट चेंज कर देगी, और जिनको इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता है उनके अंदर भी इंटरेस्ट जगाएगी। तो थैंक यू सो मच अविचल, आने के लिए, हम सभी लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करने के लिए और इतने ऑनेस्ट रहने के लिए। आपने बहुत ही ऑनेस्टली सारे जवाब दिए हैं, इस चीज़ को मैं वाकई में अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अविचल, आप ख्याल थैंक यू, रखिए। वेलकम वेलकम। ओके।